ताकि सीटेट, टेट, एसटीईटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस एक ही जगह तैयार हो जाए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये विकास या डेवलपमेंट आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ हमारा कद बढ़ना है या वजन बढ़ना? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। विकास सिर्फ बड़ा होना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये परिपक्वता और अनुभव की वजह से हमारे अंदर आने वाले मतलब एक सिस्टमैटिक बदलावों की श्रृंखला है। सबसे जरूरी बात यह है कि विकास कभी रुकता नहीं। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे अक्सर कहते हैं गर्भ से कब्र तक। तो आप ये कह रही हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल, बल्कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वृद्धि का मतलब है सिर्फ शारीरिक बदलाव, जैसे कद बढ़ना, वजन बढ़ना, जिसे हम इंच या किलो में माप सकते हैं। और ये एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18-20 साल के बाद रुक जाती है। ओके, तो फिर विकास क्या है? विकास बहुत बड़ा है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर पहलू में होता है। और इसे आप माप नहीं सकते। इसे सिर्फ किसी के व्यवहार में महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। किसी का कद बढ़ना रुक सकता है, पर उसकी समझदारी या प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो काबिलियत है वो तो जिंदगी भर विकसित हो सकती है। ठीक है, तो विकास के इन अलग-अलग पहलुओं को समझने का कोई आसान तरीका है? कोई मॉडल? हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है, PCSE। ये विकास के 4 मुख्य स्तंभों को याद रखने का एक आसान तरीका है। PCSE। P मतलब? फिजिकल, शारीरिक। जी। P यानी फिजिकल, C यानी कॉग्निटिव, S यानी सोशल और E यानी इमोशनल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शारीरिक विकास तो सीधा लगता है, शरीर का बढ़ना। हाँ, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा है गत्यात्मक विकास, यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स? जी, हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना। ये भी 2 तरह का होता है। एक है स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स। अच्छा, इसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता होगा, जैसे दौड़ना, कूदना? एकदम सही। और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी फाइन मोटर स्किल्स। इसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे लिखना, बटन लगाना या सुई में धागा डालना। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है, विकास हमेशा ग्रोस टू फाइन होता है। ग्रोस टू फाइन मतलब पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, फिर छोटी पर? बिल्कुल, बच्चा पहले पूरे हाथ से चीज पकड़ता है और महीनों बाद जाकर उसे सिर्फ उंगलियों से उठाना सीखता है। सही बात है। अब आते हैं C पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। हाँ, ये हमारी मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। सोचना, तर्क करना, याद रखना और सबसे जरूरी भाषा का विकास। ये हमारे दिमाग का मतलब इंटरनल प्रोसेसर है। और S और E सामाजिक और संवेगात्मक? S यानी सामाजिक विकास का मतलब है समाज के नियम और तौर तरीके सीखना। और E यानी संवेगात्मक विकास का मतलब है अपने भावों को, जैसे डर, गुस्सा, प्यार, इनको पहचानना और मैनेज करना सीखना। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं? बहुत गहराई से। ये अलग अलग काम नहीं करते। सोचिए, एक बच्चा जो फाइन मोटर स्किल्स में थोड़ा पीछे है, उसे लिखने में मुश्किल होगी। इस वजह से स्कूल में उसका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और वो दूसरे बच्चों से बचने लगेगा। मतलब एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता है? जी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ठीक है, तो अब विकास की अवस्थाओं पर आते हैं, मतलब स्टेजेस पर। हाँ, हर अवस्था की अपनी खासियत है। जन्म से 2 साल तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसमें क्या होता है? इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास जन्म के बाद सबसे तेज होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों से मतलब सेंसेस से सीखता है, देखकर, सुनकर, छूकर। इसी दौर में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? इसका मतलब बहुत मजेदार है। एक छोटे बच्चे के लिए जो चीज आंखों के सामने नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसके सामने से खिलौना हटा दें तो उसे लगता है खिलौना सच में गायब हो गया, लेकिन 18 से 24 महीने के बीच वो समझने लगता है कि छिपी हुई चीज भी मौजूद है। यही वस्तु स्थायित्व है। अरे वाह! इसीलिए बच्चों को पिकाबू या लुका छिपी का खेल इतना पसंद आता है। बिल्कुल, उनके लिए तो आप सचमुच गायब होकर वापस आते हैं। कमाल है। इसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक। इसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। जी, और इस उम्र में सोच अतार्किक होती है। बच्चा निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझता है।
इसी को एनिमिज्म कहते हैं। मतलब वो अपनी गुड़िया से बातें करेगा? या मेज से टकराने पर मेज को ही डांटेगा। एकदम सही। उसके लिए गुड़िया को भी चोट लगती है। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। इसे गैंग एज भी कहते हैं। हाँ, इस अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव आता है तार्किक सोच का। बच्चा अब मूर्त चीजों के बारे में, मतलब जिन्हें वो देख और छू सकता है, उनके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। लेकिन अभी अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच पाता। नहीं, अभी नहीं। वो समझ इस अवस्था के बाद आती है, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस, 12 से 18 साल, जिसे स्टेनली हॉल ने कहा है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। बिल्कुल। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। अब वो सिर्फ ठोस चीजों के बारे में नहीं, बल्कि न्याय, आजादी, समानता, इन विचारों पर भी गहराई से सोच सकता है। और पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी दौर में होता है। मैं कौन हूं वाला सवाल। जी, ये संकट असल में खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश। तो इन सभी अवस्थाओं के पीछे क्या कोई नियम काम करते हैं, कोई सिद्धांत? हाँ, कई सिद्धांत हैं, लेकिन 2 दिशा के सिद्धांत सबसे जरूरी हैं। पहला है शीर्षगामी यानी सेफालोकॉर्डल। सिर से पैर तक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। अच्छा, पहले कंट्रोल सिर पर आता है। जी। और दूसरा सिद्धांत है समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या है? ये कहता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास, फिर भुजाओं का, फिर हाथों का और आखिर में उंगलियों का। ओके, केंद्र से बाहर की ओर। जी। एक और बात कही जाती है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है। सही कहा। विकास एक स्प्रिंग की तरह आगे पीछे होकर बढ़ता है। बच्चा कोई नई स्किल सीखता है, फिर थोड़ा रुककर उसे मजबूत करता है और फिर आगे बढ़ता है। वो ठहराव असल में मजबूती की निशानी है। अब आते हैं सबसे बड़ी बहस पर, प्रकृति बनाम पोषण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा विकास किससे तय होता है, जीन्स से या माहौल से? यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बनाम नहीं बल्कि और का मामला है। मतलब ये कोई लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। विकास इन दोनों की आपसी क्रिया का, मतलब इंटरैक्शन का नतीजा है। तो आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है, इसे थोड़ा साफ करेंगी? जरूर। आनुवंशिकता वो है जो हमें जीन से मिलता है, जैसे हमारी आंखों का रंग, ये स्थिर होता है, स्टैटिक। और वातावरण वो सब कुछ है जो हमें बाहर से मिलता है। हमारा पोषण, परिवार, स्कूल, ये गतिशील है, डायनामिक। और इसका एक फॉर्मूला भी है, विकास इज इक्वल टू आनुवंशिकता मल्टीप्लाइड बाय वातावरण, D इज इक्वल टू H इंटू E। हाँ, और यहाँ ये गुणा का निशान बहुत जरूरी है, ये प्लस नहीं है। गुणा का निशान, इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई एक भी शून्य हो जाए तो नतीजा शून्य हो जाएगा। बेहतरीन जीन्स भी अगर बेहद खराब माहौल में हो तो विकास नहीं हो पाएगा। और इसका उल्टा भी सच है? बिल्कुल। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी बंजर जमीन में नहीं उगेगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। जी। और आखिर में 2 शब्द और हैं, जी। परिपक्वता यानी मैचुरेशन जी। और सीखना यानी लर्निंग। इनमें क्या रिश्ता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी वो जैविक बदलाव हैं जो जेनेटिकली तय होते हैं। जैसे एक उम्र के साथ चलने की ताकत आना, ये अपने आप होता है। वहीं सीखना मतलब लर्निंग अनुभव और कोशिश से व्यवहार में आया बदलाव है। तो इनका संबंध क्या है? संबंध ये है कि सीखना तभी असरदार होता है जब बच्चा उसके लिए परिपक्व हो। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी मांसपेशियां अभी परिपक्व नहीं है। मतलब परिपक्वता सीखने के लिए एक जमीन तैयार करती है। एकदम सही कहा, एक दरवाजा खोलती है। तो आज हमने विकास की अवधारणा, उसकी अवस्थाओं, सिद्धांतों और आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका को समझा। ये सीडीपी की वो नींव है जो हर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने देखा कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की गुणात्मक अंतःक्रिया है, मतलब D इज इक्वल टू H इंटू E। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि अगर हम किसी बच्चे के वातावरण को जन्म से पूरी तरह नियंत्रित कर सकें
तो हम उसके विकास को किस हद तक आकार दे सकते हैं और आनुवंशिकता द्वारा तय किए गए कौन से पहलू हमेशा हमारे प्रभाव से परे रहेंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वो हिस्सा है जिससे परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बिल्कुल, करीब 5 से 7 प्रश्न तक आ जाते हैं इससे। हाँ, तो आज हम 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जीन पियाजे, लेव वैगोट्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। बिल्कुल, और ये तीनों ही कमाल के हैं क्योंकि ये बच्चे के विकास को 3 बहुत अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। एक देखता है कि बच्चा सोचता कैसे है, संज्ञानात्मक विकास। हाँ, दूसरा देखता है कि वो समाज से कैसे सीखता है, और तीसरा ये कि वो सही गलत का फैसला कैसे करता है। तो हमारी चर्चा इनके मुख्य विचारों और उन जरूरी अंतरों पर रहेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत जीन पियाजे से करते हैं, जिनका नाम सबसे पहले आता है। तो पियाजे कौन थे और उनका मूल विचार क्या था? देखिए, पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक वैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए प्रयोग करता है, वैसे ही बच्चे भी अपने छोटे-छोटे एक्शन से, अपने खेल से दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एकदम सही। तो इस नन्हे वैज्ञानिक के पास दुनिया को समझने के लिए कुछ औजार भी तो होंगे। मैंने उनकी थ्योरी में स्कीमा शब्द बहुत सुना है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। स्कीमा को आप ऐसे समझिए कि ये दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर है। फोल्डर? हाँ, जैसे कंप्यूटर में होता है। बिल्कुल। चीजों को पहचानने का एक सेट पैटर्न। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा या फोल्डर होता है। अच्छा। उसमें जानकारी है कि इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और ये भौंकता है। जब भी वो ऐसा कोई जानवर देखता है तो तुरंत अपने कुत्ते वाले फोल्डर से मैच कर लेता है। समझ गया। तो स्कीमा एक तरह से दिमागी खाका है, लेकिन दुनिया तो बदलती रहती है। जब कोई ऐसी चीज दिखे जो पुराने फोल्डर में फिट ना हो, तब दिमाग क्या करता है? यहीं पर पियाजे की थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जिसे वो अनुकूलन यानी अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन मतलब नए माहौल में ढलना। हाँ, और दिमाग ये काम 2 तरीकों से करता है। पहला है आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब किसी चीज को मिला लेना। बिल्कुल, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा या फोल्डर में आसानी से फिट हो जाए। मान लीजिए बच्चे ने अब तक सिर्फ काला कुत्ता देखा है, अब वो एक सफेद कुत्ता देखता है, तो वो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। हाँ, वो उसे भी अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देगा। ये आत्मसातकरण है। पुरानी जानकारी में बस एक नई चीज जोड़ ली। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन अगर वो कुत्ते की जगह बिल्ली देख ले तो वो तो पुराने फोल्डर में फिट नहीं होगी। यहीं पर दूसरा और ज्यादा जरूरी प्रोसेस काम आता है, समायोजन यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन? हाँ, सोचिए जब एक ऐसा कागज आए जिसके लिए कोई फोल्डर ही ना हो, तो आपको एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। अच्छा। जब बच्चा बिल्ली को देखकर पहले कुत्ता बोले, लेकिन उसे बताया जाए कि ये अलग जानवर है जो म्याऊं करता है, तो वो बिल्ली का एक नया स्कीमा या फोल्डर बनाता है। सीखने का असली जादू इसी नए फोल्डर को बनाने में है। वाह! तो एक तरफ हम नई जानकारी को पुराने सांचे में ढालते हैं और दूसरी तरफ जानकारी के लिए नया सांचा ही बना लेते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन को क्या कहते हैं? इस दिमागी संतुलन को पियाजे साम्य धारण इक्विलिब्रेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे दिमाग को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। वो हमेशा संतुलन चाहता है। बिल्कुल, वो आत्मसातकरण और समायोजन के जरिए इसी संतुलन तक पहुंचता है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक समय के साथ विकसित भी तो होता होगा। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो बहुत मशहूर हैं। वो क्या हैं? हाँ, और ये अवस्थाएं एक तय क्रम में चलती हैं। इन्हें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? ये जन्म से 2 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर, छूकर और अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। मतलब उसका सारा ज्ञान एक्शन पर आधारित है। बिल्कुल। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे का ये समझना कि कोई चीज अगर आंखों के सामने से हटा दी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। हाँ,
छोटे बच्चे के लिए तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। एकदम। तभी तो पीकाबू का खेल उन्हें इतना पसंद आता है। उन्हें सच में लगता है कि आप गायब हो गए और फिर वापस आ गए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो 2 साल के बाद पीकाबू का जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद 2 से 7 साल तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या खास होता है? इस स्टेज में भाषा का विकास तेजी से होता है, लेकिन सोच में अभी भी लॉजिक की कमी होती है। इसकी एक खास बात है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद मतलब निर्जीव चीजों में भी जान समझना। हाँ, जैसे देखो चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, या गिर जाने पर जमीन को मारना कि इसने मुझे गिरा दिया। हाँ, बच्चे अपनी गुड़िया से बातें करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए वो गुड़िया सच में जिंदा है। इसी स्टेज में अहंग केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म सोच भी होती है। मतलब बच्चा ये मानता है कि दुनिया को सब वैसे ही देखते सोचते हैं जैसा वो खुद। अच्छा, और वो ग्लास वाला कि कमियों से बच्चा कब बाहर निकलता है? वो तीसरी अवस्था में निकलता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 साल की उम्र है। हाँ, यहाँ लॉजिक यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जो सामने मौजूद हैं, यानी मूर्त हैं। अच्छा, तो अब वो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट समझ जाएगा। हाँ, अब बच्चा समझ जाता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी उतना ही रहता है। उसमें संरक्षण, वर्गीकरण और पलटावी सोच मतलब रिवर्सिबिलिटी जी। आ जाती है। तो 11 साल तक बच्चा एक तरह से कंक्रीट की दुनिया में जी रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है आखिरी और सबसे उन्नत अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता आ जाती है। यानी अब वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो असल में सामने हैं ही नहीं, जैसे न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र या भविष्य। हाँ, और इसी के साथ परिकल्पनात्मक चिंतन यानी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, जहां वो किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में सोच सकता है। पियाजे का बच्चा तो एक अकेला खोज करता लग रहा है, लेकिन असल में तो हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे लगता है यहीं पर वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पियाजे के अकेले वैज्ञानिक के ठीक उलट लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास अकेले हो ही नहीं सकता। वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, और उन्हें सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका मूल मंत्र था कि बच्चे का विकास 3 चीजों से होता है: समाज, संस्कृति और भाषा। ज्ञान का निर्माण समाज के साथ मिलकर होता है। एकदम। तो उनके सिद्धांत में वो कौन से खास शब्द हैं जो परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं? इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD। हाँ, इसे सीखने का मैजिक जोन भी कह सकते हैं। ये उस दायरे को कहते हैं जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र है। अच्छा, तो असली सीखना इसी दायरे में होता है। बिल्कुल, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। और इस ZPD के अंदर जो मदद मिलती है उसके लिए भी एक खास शब्द है, स्कैफोल्डिंग। हाँ, स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। ये बड़ों द्वारा दी जाने वाली एक अस्थायी मदद है, टेम्पररी हेल्प। जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना। बिल्कुल, या कोई सवाल हल करने में संकेत देना। ये मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद वो काम करने लायक ना हो जाए, फिर इसे हटा लिया जाता है। और ये मदद देने वाला कौन होता है? कोई भी। वाइगोत्स्की ने उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा है। मतलब जो भी बच्चे से ज्यादा जानता हो। हाँ, ये टीचर, माता पिता, बड़ा भाई बहन या कोई होशियार दोस्त भी हो सकता है। वाइगोत्स्की ने भाषा पर बहुत जोर दिया था। एक कॉन्सेप्ट है निज वाक या प्राइवेट स्पीच। ये क्या है? जब बच्चा कोई मुश्किल काम करते हुए खुद से बोल बोल कर बातें करता है, उसे निज वाक कहते हैं। हाँ, मैंने बच्चों को देखा है खिलौने जोड़ते हुए खुद से बात करते हैं। बिल्कुल, वाइगोत्स्की के लिए ये बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि बच्चा ऐसा करके अपने काम और अपने विचारों को दिशा देता है, खुद को गाइड करता है। एक मिनट, लेकिन पियाजे तो इसी चीज को अहंग केंद्रित वाक्य कहते थे।
और मानते थे कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। यही तो इन दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर है। पियाजे के लिए ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी थी। लेकिन वाइगॉट्स्की के लिए ये सीखने का एक शक्तिशाली औजार था। सही कहा। जो बात बच्चा खुद से बोल रहा है वही आगे चलकर उसका आंतरिक भाषण या उसकी सोच बन जाती है। बहुत दिलचस्प। तो एक तरफ पियाजे बता रहे हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, और दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की बता रहे हैं कि वो समाज से सीखता कैसे है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, बच्चा सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखता है? यहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी आती है ना? बिल्कुल। अब हम बच्चे के नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट पे आते हैं। कोहलबर्ग ने ये समझने के लिए बच्चों को कुछ नैतिक दुविधाएं सुनाई। मॉरल डायलेमास, जैसे वो हाइंस की दुविधा वाली कहानी? हाँ, वो सबसे मशहूर है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति की पत्नी मर रही है और उसकी जान एक महंगी दवा से बच सकती है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता। अब सवाल ये है कि क्या उसे वो दवा चुरानी चाहिए? और कोहलबर्ग के लिए ये जरूरी नहीं था कि बच्चा हाँ कहता है या ना। सही कहा। उनके लिए जवाब से ज्यादा जरूरी था जवाब के पीछे का क्यों, यानी बच्चे का तर्क। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण बताए। चलिए इन स्तरों को समझते हैं। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, जो करीब 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। इस स्तर पे नैतिकता बाहरी होती है, यानी सजा के डर या किसी फायदे पर आधारित। अच्छा, इसमें 2 चरण हैं। हाँ, स्टेज 1 है दंड और आज्ञा पालन। मतलब मैं नियम इसलिए मानूंगा क्योंकि नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। एकदम सही। मैं दवा नहीं चुराऊंगा क्योंकि चोरी करने पर पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ सही गलत का फैसला सजा तय करती है। और स्टेज 2? स्टेज 2 है साधनात्मक सापेक्षता, जिसे हम आम भाषा में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट कहते हैं। ये लेन देन की नैतिकता है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा। बिल्कुल। इस स्टेज में बच्चा सोचेगा, अगर मेरी पत्नी मेरे लिए भी ऐसा करती तो मैं चोरी करूंगा। ठीक है, तो ये स्तर पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है स्तर 2, परंपरागत, कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल की उम्र में होता है। यहाँ बच्चा समाज के नियमों और उम्मीदों को अपनाना शुरू कर देता है। और इसकी तीसरी स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली। हाँ, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ नैतिकता का आधार दूसरों की स्वीकृति पाना होता है। चोरी करना गलत है क्योंकि लोग मुझे चोर कहेंगे। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ व्यक्ति मानता है कि समाज को सही से चलाने के लिए कानून सबसे ऊपर है और उसे मानना हर किसी का कर्तव्य है। इस स्टेज पर तो बहुत से वयस्क भी होते हैं, लेकिन क्या नैतिकता यहीं रुक जाती है? नहीं, कोहलबर्ग के अनुसार सबसे ऊंचा स्तर है स्तर 3, उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 साल की उम्र के बाद कुछ ही लोगों में विकसित होता है। यहाँ व्यक्ति अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। हाँ, जो समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? यहाँ व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए हैं, लेकिन अगर कोई कानून इंसानियत के खिलाफ हो तो उसे बदला या तोड़ा जा सकता है। तो इस स्टेज पर व्यक्ति कहेगा कि जान बचाने का अधिकार कानून से बड़ा है। बिल्कुल। और आखिरी स्टेज 6 है सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। हाँ, ये नैतिकता का शिखर है, जहाँ मानवता, न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत किसी भी कानून से ऊपर होते हैं, जैसे गांधी जी या नेल्सन मंडेला। यहाँ जान बचाना एक नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए किसी कानून की परवाह नहीं की जाएगी। बहुत स्पष्ट। अब वापस पियाजे और वाइगॉट्स्की पर आते हैं। इनके बीच के अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इनके मुख्य अंतरों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। 3 मुख्य अंतर हैं। पहला है विचार और भाषा के संबंध पर। पियाजे मानते थे कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। मतलब बच्चा पहले सोचता है, फिर उसे बोलने के लिए शब्द सीखता है। हाँ, जबकि वाइगॉट्स्की के अनुसार शुरू में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। भाषा विचार को दिशा देती है। अच्छा, दूसरा अंतर सीखने की प्रक्रिया को लेकर है। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, सीखना बाद में। मतलब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो एक खास अवस्था में पहुंचता है, तभी वो कुछ चीजें सीख सकता है। और वाइगॉट्स्की इसका ठीक उल्टा मानते थे ना? हाँ, वाइगॉट्स्की मानते थे कि सीखना पहले होता है
और ये विकास को आगे बढ़ाता है। सामाजिक संपर्क और NKO की मदद से सीखना बच्चे के विकास को गति देता है। सीखना विकास का इंतजार नहीं करता बल्कि उसे खींचकर आगे ले जाता है। एकदम सटीक। और तीसरा अंतर बच्चे की भूमिका को लेकर है। पियाजे के लिए बच्चा एक स्वतंत्र खोज करता है, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक भागीदार है। बिल्कुल। एक के लिए सीखना व्यक्तिगत है, दूसरे के लिए सामाजिक। तो आज हमने पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों को समझा। ये तीनों ही सिद्धांत बाल विकास को समझने की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये समझने के फ्रेमवर्क है कि एक बच्चे का दिमाग, उसकी सामाजिक समझ और उसकी सही गलत की भावना कैसे परत दर परत विकसित होती है। ये सिद्धांत हमें असल जिंदगी में बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि क्यों एक 5 साल का बच्चा सोचता है कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है, और क्यों एक किशोर किसी ऐसे नियम पर सवाल उठा सकता है जो उसे अन्यायपूर्ण लगता है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए आज का आखिरी विचार क्या है? इस पे सोचिएगा। कोहलबर्ग की सबसे ऊंची स्टेज सार्वभौमिक नैतिकता है, जहां एक व्यक्ति मानवता को किसी भी कानून से ऊपर रखता है। लेकिन असल दुनिया में कितने लोग सच में इस स्तर पर जी पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारा आज का समाज, जो नियमों, कानूनों और सामाजिक स्वीकृति पर इतना ज्यादा जोर देता है, वो व्यक्ति को इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है, या अनजाने में उसे स्टेज 4 यानी कानून और व्यवस्था पर ही रोके रखता है? तो अगला टॉपिक है समाजीकरण, जेंडर और प्रगतिशील शिक्षा। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर CTET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल। और ये तीनों विषय ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये असल में एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरह से किसी इंसान के बनने की पूरी कहानी। सही कहा। पहला हिस्सा है समाजीकरण, मतलब एक बच्चा समाज के तौर तरीके कैसे सीखता है। अच्छा। दूसरा है जेंडर, यानी समाज लड़के और लड़की होने का क्या मतलब सिखाता है। और तीसरा प्रगतिशील शिक्षा, कि इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन आखिर है क्या। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हर समाज का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ नियम, कुछ मान्यताएं, बात करने का तरीका। और समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे एक बच्चा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर डाउनलोड करता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जन्म से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडीज